हम अक्सर जब भी किसी नई भाषा को सीखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती है। हाँ, कि यह बस व्याकरण के कुछ नियमों का एक सीधा साधा ढांचा है। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम इंजीनियरिंग की कोई किताब पढ़ रहे हो जहाँ हर चीज का एक तय फॉर्मूला है और आप बस फॉर्मूला लगाइए और वाक्य बन जाएगा। हाँ, लेकिन कभी-कभी कुछ चीजें इतनी अजीब होती हैं कि सच में दिमाग ठनक जाता है। भाषा के कुछ नियम ऐसे लगते हैं जिनका मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है। ये तो है। अंग्रेजी के मामले में तो ये बहुत आम बात है ना? मैं आज इसी बारे में सोच रही थी और मेरे दिमाग में एक बड़ी दिलचस्प उलझन आई। मतलब जरा सोचिए, हम अंग्रेजी में कहते हैं इन अ कार में। लेकिन जब बस की बात आती है तो हम कहते हैं ऑन अ बस, यानी बस पर। अब सवाल ये है कि क्या हम बस के छत के ऊपर बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। नहीं ना, मतलब हम तो बस के अंदर होते हैं, बारिश से बच रहे होते हैं, अपनी सीट पर बैठे होते हैं। फिर एक ही तरह की स्थिति के लिए ये भेदभाव क्यों? एक के लिए इन और दूसरे के लिए ऑन। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो भाषा सीखने वाले किसी भी इंसान को बहुत कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, और रट्टा मारना पड़ता है बस। बिल्कुल। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इन शब्दों का सीधा सीधा अनुवाद अपनी मातृभाषा में करने लगते हैं। ट्रांसलेशन वाली दिक्कत। हाँ, हमें लगता है कि इन का सीधा सा मतलब है अंदर और ऑन का मतलब है ऊपर। लेकिन जब हम भाषा की गहराई में उतरते हैं तो ये गणित के फॉर्मूले की तरह सीधा नहीं होता। सही कहा। हम अक्सर इन छोटे छोटे शब्दों को बस रटने की कोशिश करते हैं और यहीं हम मात खा जाते हैं, क्योंकि रटी हुई चीजें कभी ना कभी धोखा दे जाती हैं। बिल्कुल दे जाती हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा डिटेल में खोलकर समझते हैं। जरूर। मैंने हाल ही में कुछ नोट्स और कुछ रिसर्च के आधार पर अंग्रेजी के इन छोटे छोटे शब्दों, जिन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, उन पर काफी गहराई से गौर किया है। अच्छा, तो आज हम इन पे पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, खास तौर पर इन, ऑन, एट और कुछ फ्रेजल वर्ब्स के पैटर्न पर। ये शब्द दिखने में भले ही 2 या 3 अक्षरों के हों और बहुत भ्रामक लगें, लेकिन इस डीप डाइव में हम सिर्फ इन्हें रटेंगे नहीं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमारा आज का लक्ष्य ही यही है कि इनके पीछे छुपे हुए उस सीक्रेट पैटर्न को डिकोड करना जो आमतौर पर स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में तो बस नियमों की लिस्ट थमा दी जाती है। बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि आखिर ये शब्द काम कैसे करते हैं और इनके पीछे का असली तर्क क्या है। और ये तर्क समझना मतलब इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि भाषा केवल नियमों का कोई पुलिंदा या डिक्शनरी के शब्दों का ढेर नहीं है। सही बात है। कोई भी भाषा असल में हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक नजरिया होती है। वो हमें बताती है कि हम समय और स्थान को कैसे महसूस करते हैं। मतलब एक पूरी की पूरी मानसिकता। बिल्कुल। जब हम इन प्रेपोजिशंस के पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं तो हम सिर्फ अंग्रेजी ग्रामर नहीं सीखते, बल्कि हम सीधे तौर पर ये समझने लगते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाला समाज इस भौतिक दुनिया को किस तरह से देखता और मापता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात हो गई। ये सच में एक पूरी मानसिकता को समझने जैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले उस चीज से शुरुआत करते हैं जो दुनिया में हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और वो क्या है? समय का चक्रव्यूह। हाँ। समय को मापना इंसान की मतलब सबसे पुरानी जरूरतों में से एक है। मेरी रिसर्च के मुताबिक समय के साथ इन, ऑन और एट का जो इस्तेमाल होता है, उसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही सटीक उदाहरण याद आ रहा है। अच्छा, कौन सा उदाहरण? ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल गूगल मैप्स का इस्तेमाल करने जैसी है। गूगल मैप्स? ये तुलना तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। आप समय को मैप्स से कैसे जोड़ रही हैं? देखिए जरा सोचिए, जब कोई अपने फोन पर गूगल मैप्स खोलता है तो सबसे पहले क्या दिखता है? शायद पूरी दुनिया का नक्शा या कोई पूरा देश। हाँ, या एक बड़ा सा राज्य दिखता है ना? ये बहुत दूर से दुनिया को देखने वाला नजरिया है। एक बहुत बड़ा दायरा। एकदम जूम आउट किया हुआ। बिल्कुल। अंग्रेजी में समय के लिए बिल्कुल यही काम इन करता है। इनका दायरा सबसे बड़ा है। अच्छा, तो इन सबसे बड़ा स्केल है। हाँ, जब हम बहुत दूर से समय को देखते हैं, जैसे पूरी सदियों की बात करते हैं, इन द 1800s, 1800 के दशक में, हाँ, या इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि एक सदी कोई एक दिन तो है नहीं, वो एक बहुत विशाल कालखंड है। बिल्कुल। और ये दायरा सिर्फ सदियों तक सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा और जूम इन करें, लेकिन फिर भी दायरा बड़ा रखें, तो
तो दशकों के लिए? हाँ, दशकों के लिए हम कहते हैं इन द 60s, साल के लिए इन 2011। मौसम के लिए भी शायद? एकदम सही। मौसम के लिए इन स्प्रिंग, वसंत में, या इन विंटर, सर्दियों में, यहाँ तक कि महीनों के लिए इन जनवरी, या हफ्तों की अवधि के लिए इन 3 weeks टाइम। समझ रहा हूँ। मतलब जब भी हम समय के एक बड़े फैले हुए हिस्से की बात कर रहे हैं तो हम उस समय के अंदर होते हैं, हम उस अवधि में घिरे होते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कैसे ये ढांचा हमारे सोचने के तरीके को एक आकार देता है। वो कैसे? मतलब जब कोई कहता है इन विंटर, तो सर्दियां उसके लिए कोई एक बिंदु नहीं है, ये एक पूरा माहौल है, एक ऐसा समय जिसमें इंसान जी रहा है, जिसमें बहुत सी घटनाएं एक साथ घट सकती हैं। बिल्कुल, एक बॉक्स की तरह। हाँ, एक बॉक्स की तरह जिसके भीतर आप मौजूद हैं। और फिर हम मैप पर अपनी उंगलियों से थोड़ा और जूम इन करते हैं। हम देश या राज्य से निकलकर एक खास मोहल्ले या सड़क पर आ जाते हैं, जहां दायरा सिकुड़ जाता है। एकदम सही। जब हम समय को थोड़ा और जूम इन करते हैं और किसी खास दिन पर आकर रुक जाते हैं, तो अब इन का काम खत्म हो जाता है और अब बारी आती है ऑन की। बिल्कुल, जैसे कोई विशेष दिन, ऑन सैटरडे, ऑन वेंसडे, या कोई खास तारीख, ऑन द 8th of September। यहाँ समय का वो जो विशाल दायरा था ना, जो महीनों या सालों का था, वो अब सिकुड़कर सिर्फ 24 घंटे के एक दिन पर आ गया है। हाँ, 24 घंटे के एक दिन पर। ये बहुत तार्किक है। ऑन एक सतह की तरह काम करता है, जैसे कैलेंडर का पन्ना होता है। अरे हाँ, कैलेंडर का पन्ना। इंसान उस दिन पर कोई काम करता है, वो उस दिन के अंदर खो नहीं सकता, बल्कि वो उस तारीख की सतह पर खड़े होकर अपना काम पूरा करता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। और अब आता है गूगल मैप्स का सबसे आखिरी स्टेप, सबसे ज्यादा जूम इन। हाँ, जब हम मैप को पूरी तरह से जूम इन कर देते हैं, बिल्कुल एक पिन ड्रॉप लोकेशन तक, जहां जहां लाल रंग का वो निशान आ जाता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं @ यह समय का सबसे सूक्ष्म रूप है। बिल्कुल। @ समय के एक बहुत ही सटीक बिंदु को दर्शाता है, एक सुई की नोक जैसा पल जहां कोई फैलाव नहीं है। जैसे जब हम किसी से कहते हैं @12 o'clock, ठीक 12 बजे, ये कोई फैला हुआ समय नहीं है, ये एक सटीक पल है। और त्योहारों के लिए भी? हाँ, त्योहारों के लिए हम @ लगाते हैं, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर। और दिनचर्या के सटीक पलों के लिए भी, जैसे लंच टाइम या डिनर टाइम। मतलब जहां भी समय एक बिंदु बन जाए, वहां @ लग जाता है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा अपवाद है, जो अक्सर अंग्रेजी सीखने वालों को बहुत उलझा देता है। अपवाद? कैसा अपवाद? अगर हम दिन के अलग अलग हिस्सों को ध्यान से देखें, तो हम हमेशा कहते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह में, और इन द आफ्टरनून, दोपहर में। हाँ, ये तो हम रोज ही बोलते हैं। यहाँ हम इन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि भाषा सुबह या दोपहर को एक फैले हुए समय के रूप में देखती है। रुकिए, ये तो सच में अजीब है। क्यों? क्योंकि अगर हम सुबह के लिए इन कहते हैं, तो रात के लिए हम इन द नाइट क्यों नहीं कहते? हम तो हमेशा @ नाइट कहते हैं। सुबह के लिए इन और रात के लिए @। ये विरोधाभास क्यों है? क्या रात का समय सुबह से छोटा होता है? नहीं, समय छोटा नहीं होता, लेकिन हमारी ऐतिहासिक सोच इसके पीछे काम कर रही है। ऐतिहासिक सोच? वो कैसे? जरा सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले की दुनिया के बारे में, जब बिजली नहीं थी, कृत्रिम रोशनी का कोई साधन नहीं था। हाँ, लोग सूरज की रोशनी पर निर्भर थे। बिल्कुल। उस समय इंसान का जीवन पूरी तरह से सूरज की रोशनी पर चलता था। सुबह होती थी, लोग उठते थे, खेतों या अपने काम पर जाते थे। तो मतलब वो बहुत एक्टिव समय था। हाँ, सुबह और दोपहर वो समय होता था जब जीवन सक्रिय रहता था। ये एक पूरा कालखंड था, एक पहलाव था, जिसमें गतिविधियां होती थी। इसलिए सुबह एक अवधि थी, यानी इन। हाँ, समझ रही हूँ। मतलब दिन का समय एक ऐसा कमरा था जिसमें जिंदगी चल रही थी। एकदम सही। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था और रात का अंधेरा छाता था, तो क्या होता था? सब काम बंद। सब कुछ अचानक रुक जाता था। काम बंद, यात्रा बंद, जीवन ठहर जाता था। रात कोई अवधि नहीं थी जिसमें इंसान कुछ कर रहा हो, बल्कि रात दिन का एक समाप्ति बिंदु थी। एक फुल स्टॉप। हाँ, एक फुल स्टॉप, एक ऐसा पल जहां सब कुछ खत्म हो जाता था।
इसीलिए पीढ़ियों से इंसानी दिमाग ने रात को एक फैले हुए समय की तरह नहीं, बल्कि एक बिंदु की तरह देखा। माय गॉड, ये तो और वही पुरानी सोच आज भी एट नाइट के रूप में हमारी भाषा में जिंदा है। ये तो सच में दिमाग के तार खोल देने वाली बात है। मतलब मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। भाषा बहुत कुछ समेटे हुए है। वाकई, मतलब हम अनजाने में ही सही, लेकिन पीढ़ियों पुरानी सोच और इतिहास को आज भी अपनी रोजमर्रा की भाषा में ढो रहे हैं। बिल्कुल ढो रहे हैं। खैर चलिए, समय के इस चक्रव्यूह से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि समय की सुई कैसे काम करती है, लेकिन अब जरा भौतिक दुनिया यानी स्पेस और ट्रांसपोर्ट, स्थान और यातायात की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी काफी मजा आने वाला है। हाँ, और यहीं पर मेरी वो सबसे बड़ी उलझन आती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वही कार और बस वाली उलझन। बिल्कुल, मैं इस बात पे अड़ी हूँ। बताइए। अगर मैं किसी वाहन के अंदर बैठी हूँ और बाहर जोरों की बारिश हो रही है, तो हर जगह इन का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? मैं इन अ टैक्सी कहती हूँ, इन अ कार कहती हूँ, और छोटी नाव के लिए इन अ बोट कहती हूँ। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है कि मैं किसी चीज के अंदर हूँ। सही है। लेकिन जब बात ट्रेन की आती है तो हम ऑनर ट्रेन कहते हैं, बस के लिए ऑनर बस, बड़े समुद्री जहाज के लिए ऑनर शिप और हवाई जहाज के लिए ऑनर प्लेन हो जाता है। हाँ, ये बहुत लोगों को परेशान करता है। भाई, मैं ट्रेन के ऊपर तो नहीं बैठी हूँ ना, मैं तो उसके अंदर अपनी सीट पर हूँ। फिर ये इन और ऑन का भेदभाव क्यों? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक नियम काम कर रहा है। व्यवहारिक नियम? हाँ, ये नियम सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इंसान किसी डिब्बे के अंदर है या बाहर। इसे हम भाषा विज्ञान में रूल ऑफ मोबिलिटी या चलायमान होने का नियम कह सकते हैं। चलायमान होने का नियम, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब उस वाहन के अंदर आपकी आजादी से जुड़ा है। आजादी? आपकी शारीरिक स्थिति से। जरा सोचिए, जब कोई किसी बस, ट्रेन, पानी के बड़े जहाज या हवाई जहाज में सफर करता है, तो क्या वह वहां अपनी सीट से उठकर खड़ा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। क्या वह चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? हाँ, मैं बस की गैलरी में चल सकती हूँ, ट्रेन में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक जा सकती हूँ, और फ्लाइट में भी वॉशरूम तक चल के जा सकती हूँ। बस यही तो बात है। अच्छा। जिन वाहनों में आपको इतनी जगह मिलती है कि आप खड़े होकर चल फिर सकें, अंग्रेजी भाषा उन्हें सिर्फ एक डिब्बा नहीं मानती, बल्कि वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म या एक सतह की तरह देखती है। एक सतह यानी सरफेस? बिल्कुल। भाषा के नजरिए से आप एक जमीन पर चल रहे हैं, भले ही वो जमीन पहियों पर दौड़ रही हो। इसीलिए ऐसी सतहों के साथ हमेशा ऑन लगता है। ओह, तो इसलिए ऑन अ बस। हाँ, अब जरा कार और टैक्सी के बारे में सोचिए। कार में तो ऐसा नहीं हो सकता। वहां तो मतलब मुझे सिकुड़कर अपनी सीट पर ही बैठना पड़ता है। मैं कार के अंदर टहल तो नहीं सकती। बस यही असली फर्क है। वाह! जब कोई किसी वाहन में इस तरह घिरा होता है कि वो सिर्फ बैठ सकता है, अपनी जगह से उठकर चल फिर नहीं सकता, तो वो सच में एक डिब्बे के अंदर यानी इन कैद होता है। उसकी गतिशीलता शून्य हो जाती है। एकदम सही। इसीलिए हम कहते हैं इन अ कार, इन अ टैक्सी। और वो नाव वाला उदाहरण जो आपने दिया वो भी इसी नियम को साबित करता है। इन अ बोट का मतलब है एक छोटी नाव जिसमें आप सिर्फ बैठते हैं। अगर खड़े होंगे तो नाव पलट जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ऑन अ शिप का मतलब है एक विशाल समुद्री जहाज जिसकी डेक पर आप आराम से शाम को टहल सकते हैं। ये लॉजिक तो कमाल का है। मतलब भाषा सिर्फ ये नहीं देख रही कि वाहन का प्रकार क्या है, बल्कि वो इस बात को माप रही है कि उस वाहन के अंदर मेरी शारीरिक स्थिति कैसी है। हाँ, फिजिकल स्टेट। क्या मैं आजाद हूँ या मैं सिकुड़ी हुई हूँ। बहुत ही शानदार। और इसी भौतिक दुनिया में एक और मजेदार चीज है। वो क्या? स्थानों के लिए यानी प्लेसेस के लिए एट का इस्तेमाल। अच्छा। आपने गौर किया होगा कि हम कहते हैं एट होम, एट वर्क, एट यूनिवर्सिटी, एट स्कूल। यहां भी एक बहुत गहरा लॉजिक छुपा है। हाँ, मैंने भी अक्सर सोचा है कि इन द हाउस और एट होम के बीच क्या अंतर है। दोनों का मतलब तो घर ही होता है। असल में दोनों का मतलब एक नहीं है। नहीं है? नहीं। जब कोई कहता है कि आई एम इन दी हाउस, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस ईंट पत्थर से बनी इमारत पर होता है। बिल्डिंग पर? हाँ, बिल्डिंग पर। इसका मतलब है कि इंसान घर की चारदीवारी के अंदर मौजूद है। ठीक है। लेकिन जब हम एट होम या एट यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो हम सिर्फ उस इमारत या ढांचे की बात नहीं कर रहे होते। तो फिर किसकी बात कर रहे होते हैं? हम उन संस्थाओं की बात कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस की। हम उस जगह से जुड़ी एक विशेष गतिविधि या भावना की बात कर रहे होते हैं। मैं इसे ऐसे समझती हूँ, मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं इन द यूनिवर्सिटी हूँ, तो शायद मैं बारिश से बचने के लिए बस उस बिल्डिंग में घुस गई हूँ। बिल्कुल सही।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एट यूनिवर्सिटी हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं वहाँ पढ़ाई की प्रक्रिया का हिस्सा हूँ, मैं वहाँ की छात्रा हूँ, मेरा वहाँ होने का एक खास मकसद है। बहुत उम्दा उदाहरण। एट यहाँ सिर्फ जगह को नहीं बल्कि एक उद्देश्य को, एक पर्पस को दर्शाता है। बहुत ही लॉजिकल है ये। खैर, ये तो हुई भौतिक जगहों और वाहनों की बात। लेकिन अब हम थोड़ा अमूर्त दुनिया में प्रवेश करते हैं। अमूर्त दुनिया यानी एब्स्ट्रैक्ट? हाँ, हम इंसानों की भावनाओं और सामाजिक रिश्तों की दुनिया। मेरी रिसर्च दिखाती है कि ये प्रेपोजिशंस सिर्फ समय और स्थान ही तय नहीं करते, बल्कि ये हमारी भावनाओं और कार्यों को भी दिशा देते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। और यहाँ शब्दों की पेयरिंग, जिन्हें हम कोलोकेशंस कहते हैं, उन्हें देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। सच कहूं तो भाषा की असली गहराई और उसकी आत्मा यहीं से शुरू होती है। जैसे अगर हम विथ को ही ले लें, मैंने नोटिस किया है कि विथ का इस्तेमाल अक्सर किसी दूसरे पक्ष के साथ जुड़ाव या संघर्ष दिखाने के लिए होता है। जैसे किसी के साथ डील करना, डील विथ, किसी बात पर सहमत होना, अग्री विथ, बहस करना, आर्ग्यू विथ, लड़ना, फाइट विथ, और किसी की मदद करना, हेल्प विथ। आप ध्यान दें तो हर जगह एक दूसरा इंसान या पक्ष मौजूद है। ये इसलिए है क्योंकि विथ हमेशा एक साझेदारी, एक संबंध की ओर इशारा करता है, भले ही वो संबंध कैसा भी हो। हाँ, फिर चाहे वो संबंध दोस्ती का हो या दुश्मनी का हो। और इसके विपरीत जरा अबाउट को देखिए। हाँ, अबाउट अक्सर हमारे अंदर की मानसिक स्थिति, हमारे अपनी सोच को दर्शाता है। इसके भी कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे किसी चीज को लेकर चिंतित होना, वरीड अबाउट, बहुत उत्साहित होना, एक्साइटेड अबाउट, शिकायत करना, कंप्लेन अबाउट, बिल्कुल, परवाह करना, केयर अबाउट, जिज्ञासु होना, क्यूरियस अबाउट, और सोचना, थिंक अबाउट। अबाउट को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विचार बस हमारे दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि कैसे एक छोटा सा शब्द पूरी स्थिति और आपके रिश्ते के मायने ही बदल देता है। अच्छा, कैसे? ऑन और विद के बीच के इस बारीक अंतर को देखिए, ये बहुतों को परेशान करता है। क्या आप अग्री ऑन और अग्री विद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मान लीजिए हम दोनों ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं, तो इनमें क्या फर्क होगा? हाँ, जरा सोचिए। जब कोई कहता है आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, तो इसका मतलब है कि वो किसी इंसान का, उसकी सोच का समर्थन कर रहा है। मतलब फोकस उस व्यक्ति पर है। हाँ, लेकिन जब हम कहते हैं वी एग्रीड ऑन द बजट, हम बजट पर सहमत हुए, तो बात पूरी तरह बदल गई। कैसे? अब आप किसी इंसान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दोनों मिलकर एक फैसले, एक सतह पर आकर खड़े हो गए हैं। अरे हाँ, सतह हमने पहले बात की थी। ऑन का मतलब ही है किसी सतह पर होना। बजट वो मुद्दा है जिस पर आप दोनों ने सहमति की मुहर लगाई है। तो मुद्दा हो गया ऑन और इंसान हो गया विद। बिल्कुल। एक प्रपोजिशन बदलते ही आपका पूरा फोकस इंसान से हटकर विषय पर चला जाता है। ये ऐसा है जैसे कैमरे का लेंस घुमा देना। बहुत सही तुलना है। एक पल में आप चेहरे पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे पल उस कागज पर जो टेबल पर रखा है। एकदम सही। मेरी लिस्ट में कुछ और मजेदार जोड़ भी हैं, जैसे बाय। बाय यानी बी वाई। हाँ, कंफ्यूज्ड बाय, कॉज्ड बाय, गाइडेड बाय, इंस्पायर्ड बाय, सरप्राइज्ड बाय। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई बाहरी ताकत है जो हम पर असर डाल रही है और हम बस उसे महसूस कर रहे हैं। बाय हमेशा एक बाहरी कारण यानी एक्सटर्नल एजेंट की ओर इशारा करता है। इंसान खुद ब खुद सरप्राइज नहीं होता, कोई बाहरी चीज या घटना उसे सरप्राइज करती है। और ओवर का इस्तेमाल तो और भी गहरा लगता है। वो कैसे? कंट्रोल ओवर, फाइट ओवर, डिबेट ओवर, ऑब्सेस ओवर। मुझे हमेशा से अबाउट और ओवर में उलझन रही है। ये आम उलझन है। मतलब हम किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं तो टॉक अबाउट कहते हैं, लेकिन राजनीति पर बहस करते हैं तो डिबेट ओवर कहते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। अबाउट एक बहुत ही सामान्य और हल्की चर्चा है, बस कैजुअल बातचीत। हाँ, आप बस उस विषय के आसपास हैं। लेकिन ओवर किसी चीज पर अधिकार जताने या किसी विषय पर गहन और कभी-कभी हावी होने वाली चर्चा को दिखाता है। हावी होने वाली चर्चा। हाँ। जब इंसान किसी बात पर ऑब्सेस ओवर करता है, मतलब किसी चीज के पीछे पागल हो जाना, तो वो विचार उस पर हावी हो जाता है, जैसे उसने उसे ऊपर से पूरी तरह ढक लिया हो। तो ओवर में एक वजन है। बिल्कुल। ओवर में एक वजन है जो अबाउट में नहीं है। समझ गए। और आखिर में टू का इस्तेमाल, टॉक टू, एक्सप्लेन टू, रिस्पॉन्ड टू, लिसन टू। यहाँ दिशा का खेल है। हाँ,
यहाँ टू साफ तौर पर एक दिशा या एक लक्ष्य की तरफ इशारा कर रहा है। मेरी बात तुम तक यानी टू यू पहुंच रही है। एक तीर की तरह। बिल्कुल एक तीर की तरह जो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। तू हमेशा एक दिशात्मक ऊर्जा, एक डायरेक्शनल एनर्जी को दिखाता है जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक जाती है। बहुत खूब। अब यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब क्या बचा है? अभी तक हमने देखा कि ये छोटे शब्द, ये प्रेपोजिशंस किसी वर्ब के बाद लगकर उसकी दिशा तय करते हैं या भावनाएं बताते हैं। हाँ, हमने यही चर्चा की। लेकिन क्या होता है जब ये किसी क्रिया यानी वर्ब के साथ हमेशा के लिए मजबूती से जुड़ जाते हैं और अपना रूप ही बदल लेते हैं? ओहो, तब वे फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स अंग्रेजी भाषा का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा। पता है, मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जैसा लगता है। केमिस्ट्री? वो कैसे? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, जो वो भी एक गैस है। हाँ, H2O वाला फॉर्मूला। बिल्कुल, दोनों के अपने अपने गुण हैं, लेकिन जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है? पानी बन जाता है। और पानी गैस नहीं है। हाँ, पानी एक तरल पदार्थ है, इसका रूप, इसके गुण, सब कुछ बिल्कुल अलग हो गया। बहुत शानदार उदाहरण है ये। वैसे ही हमारे पास टर्न और कीप जैसे साधारण वर्ब्स है, लेकिन जब ये इन प्रेपोजिशंस के साथ मिलते हैं तो इनका मतलब ही पलट जाता है। ये केमिस्ट्री वाला उदाहरण बहुत सटीक है। यही फ्रेजल वर्ब्स की असली ताकत है। तो चलिए टर्न से ही शुरू करते हैं। ठीक है। टर्न का सामान्य मतलब होता है घूमना या मोड़ना। हाँ, लेकिन जब हम इसमें इनटू जोड़ते हैं, टर्न इनटू, तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से बदल जाना। जैसे कोई चीज नई शक्ल ले ले। जैसे द सोफा टर्न्स इनटू अ बेड, सोफा बेड बन जाता है। यहाँ सोफा घूम नहीं रहा है, वो अपनी अवस्था बदल रहा है। बिल्कुल। और उपकरणों के लिए, इक्विपमेंट के लिए हम टर्न ऑफ यानी बंद करना और टर्न ऑन यानी चालू करना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। और आवाज के लिए हम दिशाओं का इस्तेमाल करते हैं। दिशाओं का कैसे? आवाज बढ़ाना है तो टर्न अप और कम करना है तो टर्न डाउन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अच्छा, और यही लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। टर्न डाउन का मतलब सिर्फ टीवी की आवाज कम करना नहीं होता, इसका एक और बहुत ही अलग मतलब है। हाँ, किसी प्रस्ताव या नौकरी को ठुकरा देना। बिल्कुल, जैसे दे ऑफर्ड हर द जॉब बट शी टर्न्ड इट डाउन। उन्होंने उसे नौकरी की पेशकश की लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। अब आवाज कम करने से लेकर सीधे किसी को रिजेक्ट कर देने तक का सफर कैसे तय हुआ, ये मोड़ने से कैसे जुड़ गया? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत बहुत दिलचस्प है। बताइए। टर्न डाउन में जो डाउन है यानी नीचे, वो अस्वीकार करने की भावना को दिखाता है। जब कोई किसी का प्रस्ताव ठुकराता है तो वो असल में उनकी उम्मीदों को नीचे गिरा रहा होता है। ओह, उम्मीदों को गिराना। या अगर आप इसे शारीरिक रूप से देखें तो ये ऐसा है जैसे किसी ने आपको कोई कागज या प्रस्ताव दिया और आपने उसे देखकर वापस टेबल पर उल्टा रख दिया। फेस डाउन करके रख दिया। हाँ, आपने उसे टर्न डाउन कर दिया। क्या बात है, मतलब हर शब्द के पीछे एक तस्वीर छुपी है। हाँ, भाषा बहुत विजुअल होती है। और एक और दिलचस्प शब्द है टर्न अराउंड। इसका सीधा मतलब पीछे मुड़ना होता है, लेकिन जब हम इसे बिजनेस या सफलता के संदर्भ में देखते हैं तो इसका मतलब है हार को जीत में बदल देना। जैसे पासा पलट देना। हाँ, जैसे द न्यू स्ट्रैटेजी टर्न्ड अराउंड सेल्स। नई रणनीति ने घटती सेल्स को सफलता में बदल दिया, सब कुछ उलट दिया, लेकिन सकारात्मक तरीके से। अब जरा कीप पर नजर डालते हैं। कीप, ठीक है। कीप का मूल अर्थ है रखना, लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब्स बनता है तो ये अक्सर दूरी, सुरक्षा और सीमाओं के इर्द गिर्द घूमने लगता है। जैसे कीप अवे। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी को दूर रखना। हम अक्सर दवाइयों पर लिखा देखते हैं, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, दवाइयों को बच्चों से दूर रखें। बिल्कुल। और एक दूसरा शब्द है कीप आउट। इसका मतलब है अंदर आने से रोकना। जैसे किसी जगह पर जाने से रोकना। हाँ, जैसे ट्रक्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द सिटी सेंटर, ट्रकों को शहर के केंद्र में आने से रोकना चाहिए। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? अब कीप अवे एक सामान्य दूरी बनाए रखने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि बस नजदीक मत आना। ठीक है। जबकि कीप आउट बहुत सख्त है। ये एक स्पष्ट सीमा खींच रहा है, एक बाउंड्री, एक दीवार की तरह। हाँ, एक दीवार है और ये कह रहा है कि इस दीवार के पार आना सख्त मना है, अब बाहर ही रहें। समझ गई। इसके अलावा एक बहुत ही आम शब्द है कीप अप विथ। ये मुझे बहुत मजेदार लगता है। इसका इस्तेमाल आप
किस संदर्भ में देखती हैं? इसका मतलब है किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना या बराबरी करने की कोशिश करना। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेज चल रहा है तो ही हैड टू हरी टू कीप अप विद हर। उसे उसकी बराबरी करने के लिए जल्दी करनी पड़ी। बहुत सही। यहाँ अप का मतलब है कि आपको अपना स्पर ऊपर उठाना पड़ रहा है ताकि आप दूसरे के बराबर आ सके। और स्कूलों में अक्सर कीप इन का इस्तेमाल होता है। कीप इन ये एक सजा है, एक पनिशमेंट, जब बच्चों को स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी अंदर ही रोक कर रखा जाता है। अरे बाप रे। और कीप ऑफ का मतलब है किसी चीज को छूने से बचना, जैसे कीप ऑफ द ग्रास, घास पर मत चलिए। इन सब ढेरों उदाहरणों को देखकर मुझे लगता है कि ये फ्रेजल वर्ब्स किसी भाषा की चाबी जैसे हैं। बिल्कुल है। मतलब अगर इंसान इन्हें समझ ले तो भाषा बहुत आसान हो जाती है। दरअसल ये अंग्रेजी भाषा के सबसे कुशल टूल हैं, एफिशिएंसी हैक। एफिशिएंसी हैक। हाँ, ये भाषा को रटने वाली उबाऊ चीज से निकालकर एक डायनामिक और जिंदा टूल बना देते हैं। कैसे? आप सोचिए, आपको 10 अलग-अलग कामों के लिए 10 नए वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक टर्न या कीप लेते हैं और उसके आगे का छोटा सा प्रीपोजिशन बदलकर 10 अलग-अलग अर्थ निकाल लेते हैं। वाह, ये तो सच में हैक है। तो आखिर इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकला? बहुत कुछ निकला। आज हमने समय के चक्रव्यूह से लेकर बस और कार के सफर, इंसानी भावनाओं और फिर शब्दों के रसायन विज्ञान तक की पूरी यात्रा की। एक लंबी और मजेदार यात्रा। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि अंग्रेजी के ये छोटे शब्द जिन्हें हम अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं या बस तोते की तरह रट लेते हैं, वे बेतरतीब नहीं है, वे रैंडम नहीं है। नहीं, उनके पीछे एक बहुत ही गहरा और सोच समझकर बनाया गया विज्ञान है। वे सिर्फ नियम नहीं है, वे समय को नापने के पैमाने हैं, वे हमारे चलने फिरने की आज़ादी के सूचक है और हमारी मानसिक स्थितियों का एक जीता जागता नक्शा है। बिल्कुल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद जो भी इसे सुन रहा है, हाँ, जब वो अगली बार बारिश में इन अ कार बैठेगा या किसी बड़ी बस में ऑन अ बस चढ़ेगा या किसी के प्रस्ताव को टर्न डाउन करेगा, तो उसे सिर्फ स्कूल की ग्रामर की किताब याद नहीं आएगी। हाँ, बल्कि उसे इन शब्दों के पीछे का वो मजेदार और तार्किक लॉजिक भी याद आएगा। बिल्कुल। अब रटने का कोई दबाव नहीं है, अब सिर्फ समझने का मजा है। सही कहा। और जब हम भाषा को इस तरह से उसके तर्क के साथ देखते हैं तो हमारे सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुलती है। और जाते जाते मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर सुनने वाले खुद गहराई से विचार कर सकें। जरूर। वो विचार क्या है? आज हमने बहुत ही विस्तार से देखा कि कैसे अंग्रेजी के ये छोटे से शब्द इन, ऑन, एट हमारे समय और स्थान को देखने का नजरिया इतनी गहराई से तय करते हैं। बिल्कुल। ये बताते हैं कि क्या सतह है और क्या डिब्बा है। तो जरा सोचिए, हाँ, इस दुनिया में ऐसी कई भाषाएं हैं जिनमें ऐसे प्रपोजिशंस इस तरह से होते ही नहीं हैं। अच्छा। हाँ, या वे दिशाओं और स्थानों को बिल्कुल ही अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। तो क्या जो लोग वो भाषाएं बोलते हैं वे इस भौतिक दुनिया और समय को अलग तरीके से महसूस करते होंगे? ओहो। क्या उनकी दुनिया का मानसिक नक्शा हमारे नक्शे से पूरी तरह अलग है? क्या भाषा बदलने से हमारी हकीकत बदल जाती है? बाप रे, आपने तो जाते जाते सच में दिमाग के सारे तार झंझना दिए। यह सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मतलब घंटों बात हो सकती है। तो क्या एक नई भाषा सीखने का मतलब सिर्फ कुछ नए शब्द रटना है या फिर पूरी दुनिया को देखने के लिए एक नया चश्मा पहनना है, एक नया ब्रह्मांड देखना है? यही तो भाषा का जादू है। वाकई ये सोचने वाली बात है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहरी डुबकी से बाहर आते हैं। याद रखिए, अगली बार जब आप अपनी कार का दरवाजा खोलें तो 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा कि क्या आप उसके अंदर जा रहे हैं या किसी सतह पर कदम रख रहे हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर की इन उलझनों को सुलझाने वाले इस जबरदस्त सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स के ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर और मजेदार तरीके से समझेंगे। अब एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर इंग्लिश सीखने वाले को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। एक जैसे कामों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कितना अजीब लगता है ना? जैसे गाड़ी में बैठने के लिए इन अ कार, लेकिन बस में सफर करने के लिए ऑन अ बस। देखने में लगता है कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल रैंडम है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और लॉजिकल स्ट्रक्चर छिपा हुआ है। इस चर्चा में हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला, समय यानी टाइम के प्रीपोजिशंस। दूसरा, जगह और ट्रांसपोर्ट के नियम। तीसरा, वर्ड और प्रीपोजिशन के फिक्स्ड जोड़े। चौथा, कीप वाले फ्रेजल वर्ब्स।
और 5वां टर्न वाले फ्रेजल वर्ब्स। बस ये 5 कदम और कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, समय यानी टाइम के प्रेपोजिशंस। इसे समझने के लिए एक टारगेट बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुत ही ब्रिलियंटली इस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। सबसे बाहर का और सबसे बड़ा घेरा इन का होता है, जो ब्रॉड टाइम को दिखाता है। उसके ठीक अंदर वाला घेरा ऑन का होता है, जो टाइम को थोड़ा नैरो और स्पेसिफिक कर देता है। और सबसे सेंटर का यानी बिल्कुल बुलजाय होता है एट, जो एकदम सटीक समय पर लगता है। चलिए इस टारगेट मैप के डेटा को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इन सबसे ब्रॉड टाइम को कवर करता है, जैसे मौसम यानी स्प्रिंग या विंटर, पूरा हफ्ता, दशक जैसे 60s, सदियां, साल और महीने, यहाँ तक कि दिन के जनरल हिस्सों के लिए भी हम इन द मॉर्निंग या इन द आफ्टरनून कहते हैं। फिर आता है ऑन, जो थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है। ये खास दिनों जैसे सैटरडे और एग्जैक्ट तारीखों जैसे 8 सितंबर के लिए यूज होता है। और आखिर में एट, जो ठीक बुलजाय हिट करता है। ये एग्जैक्ट टाइम जैसे 12 o'clock, फेस्टिवल्स, मील टाइम्स, द वीकेंड और नाइट के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जगह और ट्रांसपोर्ट के नियम। समय से निकलकर अब थोड़ा फिजिकल स्पेस पर फोकस करते हैं। शुरुआत में हमने एक फर्क देखा था ना, इन अ टैक्सी और ऑन अ ट्रेन वाला। इसे एक लॉजिक से समझते हैं। ये फर्क व्हीकल के आकार और उसमें चलने फिरने की जगह पर डिपेंड करता है। टैक्सी या कार एक छोटी बंद जगह होती है जिसके अंदर हम सिर्फ बैठ सकते हैं, इसलिए वहां इन लगता है। लेकिन ट्रेन या बस एक बड़ा ट्रांसपोर्ट है जहां बैठने के साथ साथ वॉक करने की भी जगह होती है, इसलिए वहां ऑन लगता है ना लॉजिकल? इस मैप के बाकी नियमों पर भी अगर गौर करें तो इनका इस्तेमाल किसी घर या छोटी नाव के लिए भी होता है, क्योंकि वो चारों तरफ से इनक्लोज स्पेसेस हैं। वहीं ऑन किसी पानी के जहाज या हवाई जहाज के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि वहां वॉक करना मुमकिन है। और अगर किसी बिल्कुल तयशुदा स्पेसिफिक लोकेशन की बात करनी हो तो टाइम की ही तरह यहाँ भी एट का इस्तेमाल होगा, जैसे एट होम, एट वर्क, एट यूनिवर्सिटी या एट स्कूल। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, वर्ड और प्रेपोजिशन के जोड़े। इसे कॉलोकेशंस भी कहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये वर्ड्स एक दूसरे से नेचुरली चिपके रहते हैं और इन विशेष जोड़ों को याद करना ही इन पर महारत हासिल करने का रास्ता है। कुछ वर्ब्स हमेशा ऑन के साथ आते हैं, जैसे किसी बात पर राजी होना यानी अग्री ऑन, समय या पैसा बिताना यानी स्पेंड ऑन। उसके अलावा इंसिस्ट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, फोकस ऑन और ब्लेम ऑन। ठीक उसी तरह विद के साथ जुड़ने वाले शब्द हैं डील विद, अग्री विद, आर्ग्यू विद, वर्क विद, फाइट विद, सेटिस्फाइड विद और हेल्प विद। ध्यान देने वाली बात है कि अग्री वर्ड ऑन और विद दोनों के साथ अलग अलग सिचुएशंस में आ सकता है। चलिए इस रिदम को टूटने नहीं देते और जल्दी से देखते हैं वो वर्ब्स जो बाय और ओवर के साथ फेविकॉल की तरह जुड़े हैं। बाय के साथ आता है कंफ्यूज्ड बाय, कॉज्ड बाय, गाइडेड बाय, इंस्पायर्ड बाय, नोन बाय, सरप्राइज्ड बाय और इम्प्रेस्ड बाय। दूसरी तरफ ओवर के साथ जुड़ने वाले शब्द हैं कंट्रोल ओवर, फाइट ओवर, रूल ओवर, डिबेट ओवर, ऑब्सेस ओवर, कंसर्न ओवर और आर्ग्यू ओवर। ये लिस्ट देखकर शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा हो, लेकिन सच मानिए इन क्लस्टर्स को थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये एकदम नेचुरल लगने लगते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को रैप अप करते हुए आखिरी पेयर्स को देखते हैं। अबाउट के जोड़े हैं वरीड अबाउट, टॉक अबाउट, एक्साइटेड अबाउट, कंप्लेन अबाउट, केयर अबाउट, क्यूरियस अबाउट और थिंक अबाउट। वहीं टू के साथ जुड़ते हैं टॉक टू, एक्सप्लेन टू, रिस्पॉन्ड टू, बिलोंग टू, सिमिलर टू, एड टू और लिसन टू। यहाँ एक मजेदार चीज नोट करने वाली है, टॉक शब्द कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अबाउट और टू दोनों ले सकता है। किसी टॉपिक पर बात करना टॉक अबाउट है, जबकि किसी व्यक्ति से बात करना टॉक टू है। अब वक्त है हमारे चौथे सेक्शन का, कीप फ्रेजल वर्ब्स को मास्टर करना। ये इस सेशन का सबसे एडवांस्ड और ट्रिकी पार्ट हो सकता है। फ्रेजल वर्ब्स आखिर होते क्या हैं? जब किसी मूल क्रिया यानी रूट वर्ब के साथ एक छोटा सा प्रेपोजिशन जुड़ता है तो अचानक से उस शब्द का ओरिजिनल मतलब पूरी तरह बदल जाता है और एक बिल्कुल नया और कई बार अनएक्सपेक्टेड मीनिंग बन जाता है। ये किसी जादू से कम नहीं है। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे एक ही रूट वर्ब, चाहे वो कीप हो या टर्न, अलग अलग प्रेपोजिशंस लगने से कितनी अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है।
एक अकेला वर्ब कितनी अलग अलग मीनिंग्स बनाता है, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स वेब की तरह। चलिए कीप को लेकर कुछ छोटी छोटी कहानियां बनाते हैं। अगर मेडिसिन्स हैं तो बच्चों से खतरा दूर रखने के लिए उन्हें कीप अवे करना बहुत जरूरी है। जब होमवर्क करना हो तो मदद के लिए किसी डिक्शनरी को हमेशा कीप अराउंड करना चाहिए, यानी पास रखना चाहिए। शहर के बीचों बीच बाहरी ट्रक्स को आने से रोकना कीप आउट कहलाता है। और जब कोई शख्स इन सब कामों को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हो तो हम हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कीप इट अप, यानी इस बढ़िया काम को जारी रखो। और भी कीप सिनेरियोज देखते हैं। अगर किसी को खेलना बहुत पसंद है लेकिन चोट लगी है तो खुद को खेलने से रोकने के लिए कीप फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। किसी तेज चलने वाले के बिल्कुल बराबर रफ्तार में चलने की कोशिश करना कीप अप विथ कहलाता है। अगर कोई अपना सामान लेने से किसी को रोके तो वो कहेगा कीप योर हैंड्स ऑफ, इट्स माइन। और स्कूल में बदमाशी करने पर बच्चों को छुट्टी के बाद जब अंदर ही रोक लिया जाता है तो उसे कीप इन कहते हैं। हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर आते हैं, टर्न फ्रेजल वर्ब्स को मास्टर करना। यहाँ थोड़ा स्लो डाउन करते हैं और इन एक्सप्रेशंस पर अच्छे से फोकस करते हैं। सबसे लिटरल ऑडियो बेस्ड एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। अगर रेडियो पर पसंदीदा गाना बज रहा है और सुनाई नहीं दे रहा तो आवाज़ बढ़ाने के लिए हम टर्न अप करेंगे। लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम चल रहा है और टीवी का शो डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे कम करने के लिए टर्न डाउन कहा जाएगा। बिल्कुल क्लियर और एक दूसरे के ऑपोजिट। अब उन टर्न्स की बात करते हैं जो चीज़ों को पूरी तरह बदल देते हैं। एक सोफा जो खुलकर बेड बन जाता है वो टर्न्स इनटू अ बेड है। किसी मशीन या इक्विपमेंट जैसे टीवी या कंप्यूटर को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया जाता है। और एक और मज़ेदार सिचुएशन, अगर लगता था कि कोई बात सही है पर एंड में पता चले कि वो गलत थी तो उस नतीजे को टर्न आउट कहा जाता है, जैसे इट टर्न्ड आउट आई वाज रॉन्ग। इन आखिरी टर्न्स में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग छुपा है। पहले हमने टर्न डाउन को आवाज़ कम करने के लिए देखा था, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी जॉब ऑफर या इनविटेशन को इनकार करने या रिजेक्ट करने के लिए भी होता है। और अगर किसी कंपनी की हालत लगातार गिर रही हो और एक नई स्ट्रैटेजी अचानक से उसे वापस सक्सेसफुल बना दे तो उस बदलाव को टर्न अराउंड द सेल्स या सिचुएशन को टर्न अराउंड करना कहा जाता है। आज के इस सेशन में हमने टाइम और ट्रांसपोर्ट के रूल्स से लेकर वर्ड पेयरिंग्स और फ्रेजल वर्ब्स तक काफी कुछ कवर किया है। तो अब एंड में एक बड़ा सवाल, क्या आज बनाए गए इन मेंटल एंकर्स के बाद कंफ्यूजन कीप फ्रॉम हो गया है, या फिर बिना प्रैक्टिस के ये सारे नियम एक नए बड़े चैलेंज में टर्न इनटू हो जाएंगे? नई चीजें सीखने का मजा तभी है जब उन्हें डेली लाइफ में यूज किया जाए। तो बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए।